नमस्कार, मैं आरबी सिंह यादव और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल आरबी सिंह यादव एडिटर। कल हमने राहुल गांधी और रवीश कुमार के साथ आपको अडानी के खिलाफ अमेरिका में न्यूयॉर्क की एक अदालत द्वारा जो गैर जमानती वारंट की का वीडियो दिखाया था। आज हम फिर एक बार अडानी के भतीजे की नई डायरी लेकर आए हैं और वो भी हम रवीश कुमार के साथ शेयर करेंगे। तो आप इसमें भाई नरेंद्र मोदी जो हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं उनका भी भाषण सुनेंगे और रवीश कुमार का एनालिसिस भी देखेंगे। हालांकि अखबारों में बहुत कुछ छपा है लेकिन डायरी के बारे में कहीं कुछ नहीं छपा है कि डायरी में कितना बिजली खरीदी जाएगी, उसके बदले उसको कितनी रिश्वत दी गई है। इस डायरी में सारा कुछ पोल रवीश कुमार ने खोली है, तो वो हम आपको दिखाते हैं, देखें। ऐसा भतीजा मिल जाए तो दुनिया का हर चाचा अंकिल चैन की सांस लेने लग जाए। प्रति मेगावाट घूस देने वाले कथित रूप से इस भतीजे को वित्त मंत्री तो बना ही देना चाहिए। मतलब केवल रिश्वत देने का अभियोग नहीं लगा है भतीजे पर, भतीजे ने रिश्वत देने का सारा हिसाब भी बदल दिया है। आपने कभी सुना था इस देश में मेगावाट के हिसाब से घूस का रेट? अगर ये आरोप सही है तो गौतम अडानी के भतीजे सागर अडानी ने दलालों रिश्वतखोरों को एक नई यूनिट भेंट कर दी है, प्रति मेगावाट रिश्वत। और अभी तक आप सहारा डायरी, जैन डायरी यही सुनते थे। इस देश को सागर अडानी ने एक नई डायरी भेंट की है जिसका नाम है ब्राइब नोट्स। मैं खुद से नहीं बोल रहा, अभियोग पत्र में यह सब लिखेला है। टीएस सीनियर जी, प्लीज वॉच रवीश कुमार ऑफिशियल। यू हैव सेड ना, आई हैव मेजर्ड आउट माय लाइफ विद कॉफी स्पून्स। वेट, I will show you in my video. Now bribe can be measured in megawatt also. रॉयटर्स की इस खबर में तो यही लिखा है कि सागर अडानी ने फोन पर एक ब्राइब नोट्स बनाया था। अभियोग पत्र में ब्राइब नोट्स ही लिखा है। जिसको रिश्वत दी गई, कितनी दी गई, सबका हिसाब सागर अडानी फोन में रखते थे। प्रति मेगावाट रिश्वत के जनक सागर अडानी जी। अकॉर्डिंग टू अभियोग पत्र जिसे रिश्वत दी गई उसका हिसाब रखा जाता था कि उस अफसर के क्षेत्र से कितने मेगावाट सौर ऊर्जा की खरीद होगी। इसी के साथ प्रति मेगावाट रिश्वत का रेट भी रखा जाता था। भारत भर में बिजली विभाग में काम करने वाले कर्मचारी, इन विभागों से रिटायर हुए अधिकारी, इंजीनियर, प्लीज बताइए आपने कभी प्रति मेगावाट के हिसाब से रिश्वत के बारे में सुना? अगर नहीं तो आज से सागर अडानी को प्रति मेगावाट रिश्वत का जनक घोषित कर दिया जाता है। चल क्या रहा है इस कंट्री में, यानी देश में? मेगावाट के हिसाब से घूसखोरी, ये तो हमने कभी नहीं सुना। इसलिए आपको दो काम करने हैं। पहले तो इस वीडियो को लास्ट तक, अंतिम तक देखना है और इसे हर किसी को दिखाना है, गांव-गांव में शेयर करना है। हमने सूर्य की किरणों में कितनी आस्था जताई, योग भी किया तो सूर्य नमस्कार से शुरुआत की। भाई लोगों ने सौर ऊर्जा की सप्लाई में रिश्वत की संभावना खोज निकाली। पानी की सप्लाई को लेकर इंडिया एंड वर्ल्ड में भ्रष्टाचार के कितने किस्से सुने, लेकिन कभी नहीं सुना कि प्रति लीटर, प्रति गैलन के हिसाब से रिश्वत दी गई। प्रति मेगावाट रिश्वत, ये अब सुनने को आया है। ये आस्था का अपमान नहीं है दोस्तों, ये आस्था का कारोबार है। ये होता है बिजनेस दिमाग। प्रति मेगावाट रिश्वत। जिस अफसर में माल तसीला होगा वो हंसता होगा जब सूरज को जल देता होगा। हे सूर्यदेव, हमने आपकी किरणों से पैदा होने वाली ऊर्जा का कॉन्ट्रैक्ट एक बिजनेसमैन को दिया, उससे प्रति मेगावाट के हिसाब से घूस ले लिया। यहाँ प्रधानमंत्री मोदी दुनिया का पहला सन फेस्टिवल आयोजित करवा रहे हैं इंडिया में, और यहाँ उनके मित्र समझे जाने वाले गौतम अडानी और उनके भतीजे कथित रूप से प्रति मेगावाट सौर ऊर्जा के कॉन्ट्रैक्ट में रिश्वत का हिसाब रख रहे हैं। अच्छा हुआ प्रधानमंत्री मोदी ने इंग्लिश में भाषण दिया सन फेस्टिवल में। वैसे भी वे हाई लेवल की बातें केवल हिंदी में करते हैं। आई कॉन्ग्रेचुलेट द इंटरनेशनल सोलर अलायंस for this wonderful initiative. Friends, the Vedas were texts composed thousands of years ago. One of the most popular mantras of the Vedas is about the sun.
Even today, millions of Indians chant it daily. Many cultures across the world have respected the sun in their own ways. Most regions also have festivals related to the sun. This International Solar Festival brings the whole world together to celebrate the sun's impact. This is a festival that will help us build a better planet. तो ये हुआ सन का रेस्पेक्ट कि उससे पैदा होने वाली ऊर्जा के मामले में रिश्वत प्रति मेगावाट के हिसाब से दी जाए। इसी साल सितंबर का यह बयान है और नवंबर में देखिए कैसा मनहूस निकला ये महीना, प्रति मेगावाट रिश्वत की खबर लेकर आ गया। इसलिए हमारा कहना है कि अदानी पर जो भी आरोप लगे उसकी कहानी आज भी खत्म नहीं होती है, आज भी बताने के लिए काफी कुछ है। अब आप सोचिए केन्या में ऐसा क्या हुआ। वहां की सरकार ने अदानी समूह के साथ किया गया 6,000 करोड़ रुपए का करार रद्द कर दिया। भारत में अदानी समूह पर भ्रष्टाचार से लेकर हेरा फेरी के अनेक आरोप लगे, सैकड़ों खबरें आई। विपक्ष ने संयुक्त संसदीय समिति से जांच कराने की मांग को लेकर प्रदर्शन किया एंड मार्च किया। उल्टा विपक्ष के ही सांसद सदन से निलंबित कर दिए गए, लेकिन अदानी समूह के खिलाफ किसी जांच के आदेश नहीं दिए गए। जेपीसी की मांग को स्वीकार नहीं किया गया। जब भी अदानी पर आरोप लगता है बीजेपी क्यों बचाव में उतर आती है, कैबिनेट मंत्री समर्थन में क्यों बयान देते हैं भारत पर हमला हो रहा है, और जनता पब्लिक चुप रह जाती है। जिस दिन भारतीय जनता पार्टी अदानी के बचाव में बयान दे रही थी, चेले चपाटी वैसे प्रधानमंत्री की भाषा है, तो सोशल मीडिया में आईटी सेल के चेले चपाटी अदानी के पक्ष में दलीलें दे रहे थे। उसी दिन केन्या की संसद में वहां के राष्ट्रपति अदानी के साथ हुई डील को रद्द करने का ऐलान कर रहे थे, सेम डे सेम टू सेम, और संसद में खड़े होकर उनके सम्मान में तालियां बजाई जा रही थी। केन्या की संसद है, देखिए अडानी के करार को रद्द करने के बाद वहाँ के राष्ट्रपति के पक्ष में वहाँ के सांसद खड़े होकर के तालियां बजा रहे हैं। केन्या के राष्ट्रपति विलियम रूटो ने कहा कि भ्रष्टाचार को लेकर निर्विवादित सबूत हैं, विश्वसनीय सूचनाएं हैं। इन सब को देखते हुए मैं यह कदम उठाने से पीछे नहीं हट सकता। इसी साल जुलाई में जनता टैक्स कानून के खिलाफ सड़कों पर उतर आई थी। तभी केन्या के विसिल ब्लोअर नेल्सन अमेनिया ने केन्या सरकार और अदानी समूह के बीच के लेन देन का भांडा फोड़ दिया, सारे दस्तावेज पब्लिक में रख दिए। जनता में आक्रोश फैला, सरकार पर दबाव बढ़ा। केन्या की सबसे प्रमुख एयरपोर्ट डील के अनुसार 30 साल तक अदानी समूह को एयरपोर्ट की लीज मिलनी थी। एक नेल्सन अमेनिया ने सच बोलने की हिम्मत दिखाई, $2 अरब की एयरपोर्ट की डील रद्द हो गई। अमेनिया ने राष्ट्रपति विलियम रूटो की भूमिका पर भी सवाल उठाए थे। आज अमेनिया केन्या की मीडिया में हीरो बन गए हैं। और भारत में राहुल गांधी लगातार अदानी के कथित सौदों को लेकर बोल रहे हैं। जब भी बोलते हैं उन्हें विलेन बना दिया जाता है, उनके बोलने की खबर भी ठीक से नहीं छापी जाती। राहुल ने बोलने का तरीका बदल दिया, वीडियो बनाने का तरीका बदल दिया, लेकिन अदानी मुद्दे को उठाना नहीं छोड़ा। जब सेबी चीफ माधवी बुच का मामला सामने आया तो कांग्रेस की प्रेस कॉन्फ्रेंस पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन रूम में बदल गई। जो काम पत्रकारों को अपने न्यूज रूम में करना था वो प्रवक्ता अपने पार्टी ऑफिस में करने लग गए। पावर पॉइंट के जरिए समझाने लगे आरोप क्या है, तब भी कवरेज नहीं हुआ। इसके बाद राहुल गांधी ने इन मामलों में वीडियो बनाना शुरू कर दिया। यह दिखाने लगे कि अदानी समूह से लेकर माधवी बुच पर जो आरोप लगा रहे हैं उन आरोपों तक पहुंचने की उनकी क्या प्रक्रिया है। भारत में ना तो जांच हुई और ना जनता सड़क पर आई। नेल्सन अमेनिया को भारत में कम लोग जानते हैं। एक आदमी ने दुनिया के इतने ताकतवर उद्योगपति के खेल को उजागर कर दिया। भारत ने 2200 करोड़ की रिश्वत किस किस ने खाई होगी, अपना घर कितनी पीढ़ियों के लिए भर लिया होगा, इसकी जानकारी आपको अमेरिका से मिलती है, भारत से नहीं। 2200 करोड़ की रिश्वत कोई आपको सस्ती बिजली की सप्लाई के लिए तो नहीं देगा। जाहिर है एक बार ठेका मिल गया तो आपकी जेब से पैसा और नसों से खून चूसा जाएगा। क्या वाकई मोदी सरकार को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि 2200 करोड़ की रिश्वत के आरोप लगे?
अमेरिका की अदालत और सिक्योरिटी एक्सचेंज एजेंसी जांच करके तथ्यों का पता लगा ले तो लगा ले, हम कुछ नहीं करेंगे, हम चुप रहेंगे। मोदी सरकार को इस बात से कोई फर्क क्यों नहीं पड़ता? फिर तो मोदी सरकार को एक काम करना चाहिए, अदानी को ही अदालत घोषित कर देना चाहिए। अदानी ही अदालत है। कह देना चाहिए कि अदानी समूह ने चंद पंक्तियों की जो प्रेस रिलीज जारी की है उसकी लीगल मान्यता है, उसमें इन आरोपों को बेबुनियाद बता दिया गया है। लिखा है कि अदानी समूह ने हमेशा अपने संचालन के सभी अधिकार क्षेत्रों में शासन, पारदर्शिता और नियामक अनुपालन के उच्चतम मानकों को बनाए रखने के लिए प्रतिबद्ध है। हम अपने हितधारकों, भागीदारों और कर्मचारियों को आश्वस्त करते हैं कि हम एक कानून का पालन करने वाले संगठन हैं। क्या यही काफी है? अदानी समूह को अपनी बात अमेरिका की अदालत में अभी साबित करनी, लेकिन भारत में क्या जांच नहीं होनी चाहिए कि अदानी समूह सही कह रहा है या नहीं? आखिर जेपीसी की मांग से इतना डर क्यों है? एक जमाना था ऐसा जमाना जब धूल झोंकने के लिए ही सही एक आध जांच तो बिठा दी जाती थी। अब तो इसकी भी जरूरत नहीं होती। अब जनता की आंखों में धूल नहीं झोंकी जाती। आईटी सेल के मीम और गोदी मीडिया के फर्जी डिबेट झोंक दिए जाते हैं। आजकल एग्जिट पोल इसका काम करता है। भारत में जांच की घोषणा क्यों नहीं? तब भी नहीं हुई जब शेयर बाजार में जनता के पैसे डूब गए। 21 नवंबर को अदानी समूह के शेयरों में 2.5 लाख करोड़ रुपए की गिरावट आ गई। अदानी के शेयरों के दाम गिरे तो नुकसान उसका हुआ जिसने इस समूह के शेयर खरीदे थे। आप लोगों ने खरीदे होंगे इस विश्वास पर कि कंपनी नियम कायदों से चलती है, सुरक्षित है, झूठ नहीं बोलती है, करप्शन नहीं करती है। इसका ग्रोथ होगा तो आपके शेयर के दाम भी बढ़ेंगे। 2.5 लाख करोड़ के उड़ जाने से कितने लोगों के होश उड़ गए होंगे। दुनिया में भारत के शेयर बाजार की साख रही है। यहाँ की लिस्टेड कंपनियां नियम कायदे से चलती हैं, इनके बही खाते पर सेबी नजर रखती है, लेकिन जो काम सेबी को करना था वो काम सेबी जैसी ही अमेरिकी शेयर बाजार की नियामक संस्था SEC ने कर दिखाया। अमेरिका के न्याय विभाग और SEC ने मिलकर जांच की। क्या भारत के शेयर बाजारों की नियामक संस्था सेबी जांच नहीं कर सकती थी? क्या सेबी तभी जांच करती जब उसे खुद से सपना आता? अमेरिका की अदालत ने भ्रष्टाचार के आरोप लगाए हैं, केन्या की अदालत में आरोप लगे हैं, वहां की सरकार ने डील रद्द कर दी। क्या ये सारे मामले काफी नहीं कि सेबी जांच करे? सेबी को यह भरोसा कहां से आ रहा है? क्या सेबी को इस बात की परवाह नहीं कि जनता उस पर संदेह करेगी, या उसे यकीन हो गया है सेबी को कि भारत की जनता अब संदेह करने लायक नहीं बची है? माधवी बुच को अदानी समूह के खिलाफ कोई सबूत ही नहीं मिला। कह दिया कि शेल कंपनियों तक नहीं पहुंच पा रहे। जब माधवी बुच पर आरोप लगे तो कहा कि चेयर हैं, उनको हर केस की जानकारी नहीं। तो अदानी को पकड़िए, अंदर डालिए, इंटेरोगेशन शुरू कीजिए और इन्वेस्टिगेशन शुरू कीजिए। और ये जो माधवी बुच जी हैं जो इनकी स्टॉक प्राइस को प्रोटेक्ट करती हैं, इनको वहां से हटाइए और क्रेडिबल व्यक्ति को वहां डालिए, क्योंकि अगर आप नहीं करेंगे तो हिंदुस्तान के जो रिटेल इन्वेस्टर्स हैं उनका जबरदस्त नुकसान होने वाला है। ये खिलवाड़, ये गेम जो चल रहा है, इसमें अंत में हिंदुस्तान का जो रिटेल इन्वेस्टर है वो मार खाएगा। अदानी जी बच जाएंगे, बड़े बड़े लोग बच जाएंगे, छोटा इन्वेस्टर जो है, मैं आपसे बोल रहा हूं, आप मार खाओगे। और मेरा काम है एज LOP आपको प्रोटेक्ट करना। निवेशक तो आप हैं, शेयर बाजार नीचे जा रहा है, विदेशी निवेशक पैसा निकाले जा रहे हैं। यही वो नरेंद्र मोदी हैं, अमित शाह हैं, तो 4 जून से पहले शेयर बाजार में पैसा लगाने की बात कर रहे थे। उन्हें लग रहा था कि लोगों को सही गलत से क्या मतलब, शेयर बाजार में पैसा कमाने से मतलब है। आम निवेशकों ने पैसा लगाया भी, लेकिन तभी से उनकी कमाई के सपने गोते खाने लगे हैं। अब क्यों नहीं कुछ बोलते हैं? यह सवाल तो है ना कि अदानी समूह किस तरह से बिजनेस करता है कि हर जगह संदेह के बादल पैदा हो जाते हैं। इसकी करतूतों को लेकर इतनी पर्दाफाशी रिपोर्ट आ गई है मीडिया। आपको समझना यह है कि आरोप अदानी समूह पर ही नहीं लग रहे, आरोप भारत की जांच एजेंसियों की क्षमता पर, अदालतों पर, सेबी जैसी संस्थाओं पर भी लग रहे हैं, भारत की गुलाम मीडिया पर भी लग रहे हैं। ये सब क्यों है? जब कोई एक संस्थान नियमों कायदों की धज्जियां उड़ाता हुआ, पैसे खिलाता हुआ अपना साम्राज्य फैलाता है, तरह तरह के आरोप लगते हैं और अमेरिका के कोर्ट से अब अभियोग पत्र आ गया है। क्या आप ऐसा ही भारत चाहते हैं जहां किसी को फर्क ना पड़े कि आपका पैसा डूब रहा है या नहीं, कोई कैसे भी पैसा बना रहा है? आपको संदेह है तो कोई बात नहीं, भारत ने अपनी तरफ से जांच क्यों नहीं की? उस जांच को विश्वसनीय और पारदर्शी क्यों नहीं बनाया, ताकि दुनिया से कहा जा सकता था कि हमारे यहाँ की कंपनी के लिए रिश्वत देना आसान नहीं है, कंपनियां नियम कायदे से ही चलती हैं।
आप इन्हें तो जानते होंगे, कभी मोदी को आतंकवादी कहते थे, इस समय मोदी के साथ हैं। इन्होंने तिरुपति के लड्डू को लेकर खतरनाक बयान दिया, झूठ बोला, कोर्ट से डांट पड़ गई। अब वो लड्डू वाली बात गायब है, उसका क्या हुआ किसी को पता नहीं। यही होता है मुसलमानों के खिलाफ नफरत फैला देने से, जनता उसी में मगन हो जा रही है। क्या हमारी जनता अब इसी स्तर की हो गई? चंद्रबाबू नायडू तो जगन रेड्डी की सरकार के खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोप लगाकर चुनाव जीते हैं, अभी तो 6 महीने भी नहीं बीते, उनकी ही सरकार है। अगर अमेरिका की कोर्ट ने कहा है कि आंध्र प्रदेश में 1700 करोड़ से अधिक की रिश्वत दी गई है, तो क्या कोई नहीं जानना चाहेगा कि जब अदानी समूह और आंध्र प्रदेश की सरकार के बीच डील हुई तो कौन अफसर था? उस विभाग में सचिव से लेकर उप सचिव तक कौन थे? मुख्यमंत्री से भी मिलने की खबरें आ रही हैं, जगन रेड्डी से मिले थे, तब क्या क्या हुआ, किसे पैसा मिला, क्यों नहीं इसकी जांच हो सकती है? चंद्रबाबू नायडू ने दिखावे के लिए भी बयान नहीं दिया कि हमारी सरकार जांच कराएगी, दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा, अगर किसी ने घूस खाया है तो सजा मिलेगी। क्या भारत का गोदी मीडिया इसकी रिपोर्टिंग कर रहा है? डील के समय कौन कौन मौजूद था, नए नए तथ्यों का पता लगा रहा है? हजारों करोड़ की रिश्वत अकेले अफसर तो नहीं ले सकता, वो जरूर शामिल रहा होगा, लेकिन यह पैसा अगर बटा है तो लूटने वाले बंदरों में और भी बंदर शामिल होंगे। चंद्रबाबू नायडू ने बयान क्यों नहीं दिया कि कोई नहीं बख्शा जाएगा? एक ही बात समझ में आती है, अदानी का मामला है, भ्रष्टाचार साबित कर देंगे तो अदानी का साबित हो जाएगा, केवल जगन रेड्डी का नहीं। और अदानी ने रिश्वत दी है यह साबित हो गया, तब फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी को परेशानी हो जाएगी। इसलिए या तो बोले ही ना, या फिर अनाप शनाप बोलकर मामले को इधर से उधर भटका दो, यही मुश्किल है। अदानी पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं, इसलिए बीजेपी भी अपने सहयोगी से नहीं कह रही कि चंद्रबाबू नायडू जी आप पता लगाइए, जांच बिठाइए, हम ईडी भेज रहे हैं दिल्ली से। अमेरिका की सेबी जैसी संस्था SEC ने अपने ट्विटर पर लिखा है कि हम गौतम अदानी और अदानी ग्रीन एनर्जी के अधिकारी सागर अदानी और अजूरे पावर ग्लोबल लिमिटेड के अधिकारी सिरिल कबानेस पर आरोप लगाते हैं रिचार्ज ये लोग रिश्वतखोरी के भयंकर घोटाले में शामिल रहे। रिश्वत देने का आरोप अदानी पर है और बात को घुमा कर ले जा रहे हैं, कभी छत्तीसगढ़ तो कभी तमिलनाडु। बीजेपी कम से कम वहीं प्रदर्शन शुरू कर दे, तमिलनाडु में ही कर ले, फिर उसके बाद चंद्रबाबू नायडू से जांच की मांग कर ले, इस्तीफा भी मांग ले। लेकिन केंद्र सरकार अपनी तरफ से जांच का ऐलान क्यों नहीं कर पाई? मतलब आप ही सोचिए, अदानी पर भ्रष्टाचार के आरोप साबित होंगे तो उस आग में मोदी सरकार के सारे दावे जलकर खाक हो जाएंगे, उस आग से बीजेपी भी नहीं बच पाएगी। इसलिए सबका राष्ट्रीय दायित्व हो गया है किसी ना किसी तरह से अदानी समूह का बचाव करना। चंद्रबाबू नायडू का तो कोई बयान ही नहीं आया। तमिलनाडु की सरकार और वहां के ऊर्जा मंत्री ने बयान दिया है कि पिछले 3 साल से तमिलनाडु इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड का अदानी समूह के साथ कोई कारोबारी लेन देन नहीं है। राज्य सरकार ने केंद्र सरकार की संस्था SECI से करार किया है। ठीक यही बात आंध्र प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री जगन रेड्डी ने कही है कि सौर ऊर्जा बेचने का जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ वो केंद्र की संस्था SECI सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन और आंध्र प्रदेश इलेक्ट्रिसिटी कमीशन के बीच हुआ, अदानी ग्रुप के साथ नहीं हुआ। लेकिन यह क्यों भुला दिया जा रहा है कि अदानी समूह की कंपनी का समझौता SECI से हुआ है। जगन रेड्डी ने 3 पन्नों का जवाब दिया है कि इस डील से राज्य को 3700 करोड़ की सालाना बचत होगी। क्या चंद्रबाबू नायडू तब भी चुप रहेंगे और कहेंगे कि जगन रेड्डी की सरकार ने ये वाला काम एकदम ईमानदारी से किया है, जांच की कोई जरूरत नहीं? छत्तीसगढ़ की बात आई तो कम से कम राहुल गांधी ने कहा तो कि कोई भी हो वो जांच चाहते हैं, तो फिर बीजेपी जांच क्यों नहीं कर रही है? कल 2-3 दिन पहले एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बिल्कुल साफ कहा है, जहां भी करप्शन है वहां पे इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, मगर इन्वेस्टिगेशन अदानी जी से शुरू होगी और जब तक अदानी जी अरेस्ट नहीं होंगे तब तक क्रेडिबल बात नहीं बनेगी। तो शुरुआत वहां से है, अदानी जी को अरेस्ट कीजिए, उनका इंटेरोगेशन कीजिए और फिर जो भी इसमें इन्वॉल्व है पकड़िए। और एंड में मैं आपको बता रहा हूं नरेंद्र मोदी जी का नाम निकलेगा, क्योंकि बीजेपी की पूरी फंडिंग, पूरा फंडिंग स्ट्रक्चर इस व्यक्ति के हाथ में है। इसीलिए प्रधानमंत्री चाहे भी कुछ नहीं कर सकते। एक प्रकार से अदानी जी ने हिंदुस्तान को हाईजैक कर लिया है, हिंदुस्तान अदानी जी के ग्रिप में है। इसलिए हिंदुस्तान के एयरपोर्ट्स, पोर्ट्स, डिफेंस इंडस्ट्री ये पार्टनरशिप है। एक तरफ नरेंद्र मोदी जी और एक तरफ अदानी जी। और मैं आपको यहां कह रहा हूं कि नरेंद्र मोदी जी अदानी को अरेस्ट नहीं कर सकते हैं। कैपेबिलिटी नहीं है हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री की
कि वो अदानी जी को अरेस्ट करें, क्योंकि जिस दिन उन्होंने अदानी जी को अरेस्ट किया उस दिन वो भी जाएंगे। मूल बात यही है कि अदानी समूह की डील SECI से हुई है, जो केंद्र सरकार का सार्वजनिक उपक्रम है, जिस मंत्रालय के तहत आता है उसके मंत्री प्रहलाद जोशी। तो क्या यह मान लिया जाए कि रिश्वत का पैसा केवल राज्यों में बटा, केंद्र में नहीं बटा? लेकिन अमेरिका के अभियोग पत्र में तो लिखा है कि SECI में अदानी काफी प्रभाव रखते थे। SECI के चेयरमैन RP गुप्ता ने अदानी समूह को अभी से ही क्लीन चिट दे दी। क्या RP गुप्ता जज हैं, अदालत है, क्या है? क्या उन्होंने कोई जांच कराई? जो उन्होंने कहा कि अभियोग के आरोपों के आधार पर अदानी के आगे जांच करने का कोई दस्तावेजी साक्ष्य नहीं है। RC गुप्ता का यह बयान मीडिया में छपा है कि अमेरिकी अभियोग पत्र में SECI द्वारा किसी गलत कार्रवाई की बात नहीं की गई है। क्या उनका भरोसा इस पर है कि हिंदी प्रदेश की जनता सारी रिपोर्ट डिटेल में नहीं पढ़ेगी? लेकिन हम तो पढ़ सकते हैं, अपने वीडियो में दिखा सकते हैं, लाखों लोग शेयर करके करोड़ों लोगों तक पहुंचा ही सकते हैं। अभियोग पत्र में लिखा है कि पेज 12 पर पॉइंट 42 से 44 तक आप पढ़िए कि करार के तहत SECI को अमेरिकी कंपनी से 4 गीगावाट ऊर्जा की सप्लाई की जानी थी और भारतीय ऊर्जा कंपनी द्वारा 8 गीगावाट की, और केंद्र सरकार की कंपनी SECI का काम था राज्य की वितरक कंपनियों की पहचान करना जो उससे 12 गीगावाट बिजली खरीदेगी। लेकिन SECI ऐसा नहीं कर पा रही थी। SECI ने केंद्र सरकार और राज्य सरकारों को भी बिजली खरीदने के लिए कहा, तब भी सफलता नहीं मिली। यही नहीं, इस अभियोग में गौतम अदानी के तत्कालीन बयान का भी जिक्र है, जहां वो कहते हैं वे SECI द्वारा चुने जाने पर गौरव महसूस कर रहे हैं। SECI के अफसरों पर रिश्वत देने की बात नहीं है, बात ठीक है, लेकिन पूरा अभियोग पत्र SECI के इर्द गिर्द घूम रहा है। SECI जो भी करार करती है वो पैसा तो आप जनता के टैक्स के पैसे से अदानी को दिया जा रहा है, तो उसकी क्या जवाबदेही बनती है? इस अभियोग पत्र के बाद जांच तक करने की जरूरत नहीं समझी गई, सीधे खंडन आ गया। अभियोग पत्र के पेज नंबर 19 के पॉइंट 61 में लिखा है कि SECI से कोई मंजूरी लेने की जरूरत होगी तो गौतम एस अदानी मंजूरी ले लेंगे। पेज 22 के पॉइंट 67 में लिखा है कि अदानी ने गुप्त रूप से SECI की प्रक्रिया को प्रभावित किया। SECI के आंतरिक दस्तावेजों को हासिल करने की बात लिखी गई है। SECI को लेकर अदानी का यह आत्मविश्वास कहां से जगा, कैसे आया? क्या जांच का विषय नहीं कि SECI के आंतरिक दस्तावेजों को अदानी के पास कौन पहुंचाता रहा है? क्या SECI के चेयरमैन ने कोई मीटिंग बुलाई डिपार्टमेंट की, कोई आंतरिक जांच किया? किस आधार पर उन्होंने मीडिया में कह दिया आरोपों में दम नहीं? अभियोग पत्र में लिखा है कि आंतरिक दस्तावेज हासिल कर लेते थे। अभियोग पत्र ठीक से पढ़िए, साफ साफ लिखा है अदानी की ग्रीन एनर्जी का करार SECI से है, जिसे अदानी समूह से सौर ऊर्जा खरीदनी थी। अब अगर SECI से कोई नहीं खरीदेगा तो SECI अदानी को कैसे गारंटी कर सकती थी कि आप हमें बेचिए, हम खरीदेंगे? अभियोग पत्र पढ़ने से यही समझ में आया कि SECI से राज्यों की बिजली कंपनियां करार नहीं कर रही थी, क्योंकि SECI का रेट बहुत ज्यादा था। यह तो पता करने की बात है कि राज्यों ने उसी रेट पर समझौता किया जिस रेट से उन्हें आपत्ति थी, या नए रेट पर समझौता हुआ। इस सवाल का जवाब नहीं मिलता है तब तक तो संदेह बना ही रहेगा। तो अदानी और उनके भतीजे ने राज्य सरकारों को कथित रूप से प्रभावित करने का बीड़ा उठाया ताकि उनकी कंपनियां SECI से करार करें। इसलिए तमिलनाडु सरकार का कहना है अदानी से सीधे समझौता नहीं हुआ। जगन रेड्डी का कहना है अदानी से सीधे समझौता नहीं हुआ। यह काफी नहीं है, यह समझौता हुआ है ताकि अदानी की कंपनी जो सौर ऊर्जा बनाएगी उसकी खपत हो सके। फायदा अंत में अदानी को ही होना है। अगर रिश्वत का खेल हुआ हो तो हो नहीं सकता कि राज्यों में पैसा बट रहा है, SECI से कॉन्ट्रैक्ट करो और SECI के दफ्तर में प्रसाद बट रहा है, पैसा नहीं। या तो पैसा दोनों जगह बटा है या कहीं नहीं बटा है। पर यह कैसे साबित होगा? जो अमेरिका का कोर्ट कहेगा वही काफी है? बिल्कुल नहीं। या भारत भी विश्वसनीय तरीके से जांच करेगा जिस पर सबका भरोसा बने। लिखा है कि SECI से राज्यों की कंपनियां करार नहीं कर रही थी, इसलिए रिश्वत देने की प्लानिंग बनी। सागर अदानी ने कथित रूप से अपने फोन में सबका हिसाब रखा, किसे पैसा दिया जा रहा है। इसलिए हमारा मानना है कि आगे के सबूतों की जांच के लिए भारत सरकार को जांच की घोषणा करनी चाहिए, ED को छापा मारने जाना चाहिए। अगर सचमुच में नहीं संभव है तो दिखावे के लिए ही सही ED को जाना तो चाहिए।
सुप्रीम कोर्ट के अब तक के कई आदेश हैं ईडी को लेकर, सबूत है नहीं फिर भी जमानत का विरोध करते रहना, अवैध रूप से किसी को गिरफ्तार कर लेना। कितनी रिपोर्ट आई, ईडी केवल विपक्षी नेताओं के यहाँ छापे मारती है, तो कम से कम दिखावे के लिए ही सही ईडी के अफसर अदानी के दफ्तरों में छापा मारने जाते, वहां से चाय पानी पीकर चले आते, प्रति मेगावाट कुछ मिलता तो मेगावाट लेकर चले आते, बाकी छोड़ देते, घर में दिया जलाते। अगर यही आरोप विपक्ष के नेताओं से जुड़ी कंपनियों पर लगे होते तो ईडी छापे मार रही होती और बीजेपी ईडी सीबीआई की कस्में खा रही होती। अदानी ग्रीन एनर्जी का करार तो केंद्र की संस्था एसईसीआई से हुआ, केंद्र में यही संस्था है। अभियोग पत्र में लिखा है रिश्वत देकर कॉन्ट्रैक्ट लेने की कोशिश हुई और अमेरिकी बाजार से बॉन्ड के जरिए पैसा उठाया गया, यानी अमेरिकी निवेशकों के साथ छल किया गया। यह भी लिखा है कि राज्यों के साथ पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप पीपीपी हुआ है, उसे कार्यान्वित किया है एसईसीआई। अब अगर संबित पात्रा को लगता है कि राज्यों में पैसा बटा होगा तो एसईसीआई को प्रभावित करने के लिए चरणामृत तो बटा नहीं होगा। असल में बीजेपी फंस गई है। उसी तरह से प्रधानमंत्री मोदी एक बार फंस गए थे। अदानी पर पैसे बांटने के आरोप अमेरिका की अदालत से भी पहले प्रधानमंत्री मोदी भी लगा चुके हैं। टेम्पो वाला बयान तो आपको याद ही होगा। उसके बाद दोबारा उन्होंने ऐसा बयान दिया नहीं, ना उस बयान का नाम लिया। एक ही माला जपते थे, 5 उद्योगपति, 5 उद्योगपति, 5 उद्योगपति। फिर धीरे धीरे कहने लगे अंबानी अडानी, अंबानी अडानी, अंबानी अडानी। 5 साल से, लेकिन जब से चुनाव घोषित हुआ है इन्होंने अंबानी अडानी को गाली देना बंद कर दिया। मैं आज तेलंगाना की धरती से पूछना चाहता हूं, जरा इस साझा घोषित करें कि चुनाव में ये अंबानी अडानी से कितना माल उठाया है, काले धन के कितने बोरे भर करके रुपये मारे हैं, क्या टेम्पो भर करके नोटें कांग्रेस के लिए पहुंची है, क्या सौदा हुआ है। आपने रातों रात अंबानी अडानी इनको गाली देना बंद कर दिया। जरूर दाल में कुछ काला है। अगर प्रधानमंत्री के मन में अदानी और अंबानी की यही छवि है कि टेम्पो से पैसा बंटवा रहे हैं, तो फिर बीजेपी को एक काम से बचना चाहिए। अदानी पर लगने वाले आरोपों को भारत की अर्थव्यवस्था से नहीं जोड़ना चाहिए। भारत दूसरी आर्थिक शक्ति बने या चौथी, इसमें नियम आधारित व्यवस्था का योगदान होना चाहिए। उस पर बीजेपी को गर्व करना चाहिए, ना कि अदानी के आरोपों का बचाव करने के लिए कूद जाना चाहिए। ये गांधी परिवार और ये कांग्रेस पार्टी ये सहन नहीं कर सकती है कि आज भारत की अर्थव्यवस्था विश्व में तीसरे नंबर की ओर बढ़ रही है। अभी हम चौथे नंबर पर हैं और विश्व में यथाशीघ्र हम तीसरे नंबर की अर्थव्यवस्था होंगे। यह राहुल गांधी और गांधी परिवार कांग्रेस पार्टी ये सहन नहीं कर पा रही है, इसलिए ये इंडिया के मार्केट के ऊपर, भारत के मार्केट के ऊपर आक्रमण पे आक्रमण कर रही है। यह तो बड़ा अच्छा है, तब भारत पर हमला नहीं हो रहा था जब 2G घोटाले में बीजेपी टेलीकॉम कंपनियों पर आरोप लगा रही थी, मनमोहन सिंह सरकार पर आरोप लगा रही थी। आपको याद होगा संजय निरुपम जब कांग्रेस में थे तो उन्होंने विनोद राय के खिलाफ केस कर दिया। विनोद राय ने संजय निरुपम पर आरोप लगाया था कि उन्होंने 2G के मामले की जांच को प्रभावित करने की कोशिश की। विनोद राय ने इस झूठ के लिए माफी मांगी। 2G मामले में किसे सजा हुई वह भी पता कीजिए। क्या वो भारत की आर्थिक क्षमता पर हमला नहीं था? 2G मामले में बीजेपी को अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस के सारे वीडियो निकालकर देखने चाहिए। 2017 में दिल्ली की विशेष अदालत ने कहा आरोप निराधार है। कुछ लोग कुछ चुनिंदा तथ्यों को जमा कर स्कैम का हंगामा खड़ा कर देते हैं। बीजेपी ने उसके लिए किससे माफी मांगी? कम से कम बीजेपी अब भी यह कह सकती है कि 2G में जब कुछ नहीं निकला तो अदानी के प्रति मेगावाट रिश्वत देने के अमेरिकी आरोपों में भी सच्चाई नहीं है, इसलिए हम जांच की मांग करते हैं। क्या बीजेपी ऐसा कह सकती है या ये कहेगी कि तब भी हम झूठे थे, अब भी हम झूठे हैं?
हमने कल वीडियो में जो दिखाया था वो आपने सुना, और आज हमने एक बार फिर उस वीडियो का जो फॉलोअप होता है वो दिखाया है। आपको सारी चीज़ें हमने एक एक करके सामने रखी हैं, जिसमें रवीश कुमार ने पूरा एनालिसिस किया है। उसके बाद नरेंद्र मोदी का पिछला पुराना भाषण भी हमने दिखाया। राहुल गांधी ने बार बार कहा है कि अडानी को गिरफ्तार करो, उसके बाद ही सारी बातें होंगी। और उन्होंने अपने छत्तीसगढ़ की सरकार पर जो कांग्रेस बीजेपी प्रवक्ता ने जो बयान दिया है उस पर भी कहा है, आपने देखा होगा कि कोई भी हो जांच होनी चाहिए, उसको पकड़ा जाना चाहिए। तो कहीं भी इस तरह की कोई गुंजाइश नहीं है कि राहुल गांधी कहीं चुप हो गए हैं, क्योंकि वो नरेंद्र मोदी का आपने एक भाषण देखा होगा चुनाव के दौरान। उन्होंने आंध्रा की धरती पर एक बयान दिया था कि नोटें भर भर कर, टेम्पू से भर भर कर कांग्रेस पार्टी के पास जा रही हैं, शहजादे से पूछ लो। तो ये सारी चीज़ें हमने क्लियर की हैं कि अब और तब में गांधी जो फैमिली है या राहुल गांधी हैं उनके ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ा है, और न किसी के खिलाफ वो बोलने से रुक रहे हैं। सारी चीज़ें उन्होंने एक एक करके क्लियर की हैं। खैर, अब आज का ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे अपने दूर दराज के साथ साथ अपने मित्रों को, अपने जानने वालों को, सबको दिखाइए। और मेरा जो चैनल है RV सिंह यादव, उसको सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, क्योंकि हम इसी तरह के वीडियो आपके सामने लाते रहे हैं। हम गोदी मीडिया नहीं है, बिल्कुल भी कहीं से नहीं है। हमें जब जहाँ जो भी कोई खबर और जाने माने पत्रकारों की खबरें सामने आती हैं हम आपके सामने रख देते हैं। तो आप पहले वीडियो को लाइक करिए और शेयर भी करिए। आपने ये पूरा वीडियो देखा मुझे अंदाज़ा है, तो आप अपने शहर का नाम भी लिख सकते हैं, तो लिखिए कि आप कहाँ से ये वीडियो देख रहे हैं। थैंक यू वेरी मच। मैं RV सिंह यादव।